हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का माई मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें आपका कक्षा 10 का सेशन रहने वाले हैं और हम आप लोगों को गणित पढ़ाएंगे। और गणित की शुरुआत करने से पहले हम लोग आपको जो जो चीज पढ़ना है, जो जो महत्वपूर्ण है, उन चीजों के बारे में पहले से समझ लेते हैं और इसके बाद फिर अपने नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम शुरू से लेकर के अंत तक आपके साथ जुड़े रहें और आपकी कोशिश भी ये रहनी चाहिए कि शुरू से अंत तक आप हमारे साथ बने रहें। देखिए, हमारा जो अध्याय है वो संख्या पद्धति है। तो सबसे पहले हम इसकी जांच कर लेते हैं कि हम जो विषय पढ़ने वाले हैं गणित, उस विषय में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं और कितने कितने अंक होते हैं। आप लोग सभी लोगों को पता होगा कि हमारा 100 नंबर का पेपर होता है, लेकिन उस पेपर में 30 नंबर आपके प्रोजेक्ट के रहते हैं और वो तो स्कूल के माध्यम से आपको मिलेंगे। लेकिन जो 70 नंबर का आपके पेपर होते हैं उसमें से आपके 20 मार्क के प्रश्न होते हैं और आपके 50 नंबर के उन क्वेश्चनों को हल करना पड़ता है। तो उन सवालों को हल करने के लिए इन चीजों को आपको देखना पड़ेगा कि हमारे कौन कौन से अंक कितने कितने पूछे जाते हैं। तो कौन सा सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो चीज आपको समझना है। तो आज के सेशन में केवल आप लोगों को जानकारी दी जाएगी कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है और क्या क्या चीजें समझनी है, और शायद अगर समय बचा तो आपको इस अध्याय से संबंधित फार्मूले भी आपको बता सकेंगे। ठीक है, तो देखिए संख्या पद्धति आपसे 5 नंबर की पूछी जाती है। संख्या पद्धति में आपको यूक्लिड का प्रमेय का बारे में पूछी जाएगी, लासा मासा और उनके गुणनखंड से संबंधित पूछी जाएगी। बीजगणित में आप जानते हैं बहुपद के बारे में पूछा जाएगा कि बहुपद क्या होती है, उनके बारे में पूछा जाएगा। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आप जानते हैं, एक नया चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा निर्देशांक ज्यामिति, जो शायद आपको कक्षा 9 में नहीं था, ये नया चैप्टर आपको मिलेगा। ठीक है, और ज्यामिति में आपको प्रमेय पढ़ने को मिलेगी, त्रिभुज से संबंधित उन चीजों के बारे में आपको देखना। त्रिकोणमिति एक नया चैप्टर है, ये भी आपको पढ़ने को मिलेगा। मेंसुरेशन आप कक्षा 9 में पढ़ चुकी हैं, वो चीज आपको फिर से दोबारा पढ़नी पड़ेगी। जितने भी आप कक्षा 9 पढ़ चुके हैं वो आप संख्या पद्धति पढ़ चुके हैं, बीजगणित पढ़ चुके हैं, मेंसुरेशन पढ़ चुके हैं और सांख्यिकी प्रायिकता भी पढ़ चुके हैं। कुछ किताबों में सांख्यिकी प्रायिकता पढ़ने को मिली होगी, लेकिन जो नए संशोधित होकर किताबें आई हैं उनमें आपको प्रायिकता नहीं देखने को मिलेगी। तो अब प्रायिकता कक्षा 9 से हटा दी गई है, सीधे 10 में रख दी गई है। तो आप ये 3 नए चैप्टर हैं, जो निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति और एक आपको प्रायिकता अब नया चीज देखने को मिलेगा। तो ध्यान से देखिए इनमें कौन कितने कितने का अंक पूछा जाता है। संख्या पद्धति आपसे 5 नंबर की पूछी जाती है, बीजगणित 18 नंबर का पूछा जाएगा और निर्देशांक ज्यामिति आपसे 5 नंबर की पूछी जाएगी और ज्यामिति 12 नंबर और त्रिकोणमिति 12 नंबर और मेंसुरेशन आपका 8 नंबर और सांख्यिकी और प्रायिकता आपसे 10 नंबर पूछी जाएगी। इन सभी का योग करते तो 70। सबसे ज्यादा किसका है? बीजगणित का। तो आप बीजगणित में 18 नंबर का पूछा जाता है। अब 18 नंबर के क्वेश्चन ये हो सकते हैं कि कुछ बड़े क्वेश्चन हो सकते हैं और ज्यादातर तो बहुविकल्पी में या फिर ज्यादा 6 नंबर में देखने को मिलते हैं। तो ये आपने पैटर्न समझ लिया कि क्या क्या चीजें हमें पढ़ना है और कौन सी चीजों को हमें देख करके चलना है। तो आपको उसको सभी पढ़ना है, लेकिन किस पर आपको ज्यादा मजबूताई रखना है वो चीज आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो बीजगणित का स्कोर सबसे ज्यादा है, इसके बाद त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन आती है, फिर इसके बाद लास्ट में आपसे प्रायिकता आती है। ठीक है, ये चीज आप समझिए। तो चलते हैं और एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं, जो अध्याय 1 है संख्या पद्धति। आप संख्या पद्धति के बारे में आप समझिएगा, पिछले कक्षा 9 में आप पढ़ चुके होंगे, उसको अच्छे से समझा होगा कि अध्याय में संख्या पद्धति क्या होती है, संख्या क्या चीज होती है। संख्या में आपको पढ़ने को क्या मिला होगा, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। इन चीजों को हम आप लोगों को परिभाषा नहीं दिखाएंगे और इनसे जो संबंधित है उन चीजों को आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करवा दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। देखिए, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं संख्या पद्धति से। तो संख्या पद्धति में आपको सबसे पहले प्राकृतिक संख्या समझनी है। तो हम यहाँ पर आपको लिखते जाते हैं और आप समझते जाइएगा कि प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी हो सकती है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या कौन कौन है? तो प्राकृतिक संख्या हमारी हो सकती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके हमारी कहां तक हो सकती है? अनंत तक। लेकिन कुछ लोग आपसे बताएंगे कि 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्या होती है 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्या, लेकिन वही संख्या बार बार रिपीट होती है।
कुछ लोग आपको 1 से अनंत तक बताएंगे, तो अनंत तक भी हो सकती है या फिर 9 तक, ज्यादातर तो सही 9 तक ही होती है, 1 से 9 तक, ठीक है। तो उसमें आप कंफ्यूजन मत रखिएगा। अगर आपसे इसमें पूछा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या के बारे में पूछे, तो आप याद रखिएगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या के बारे में आपसे बात करें तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी कौन होगी, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारे पास 1 होगी। और अगर आपसे पूछे सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या के बारे में पूछे, तो सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या के बारे में बात करें तो सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या आपकी होगी, सम प्राकृतिक संख्या आपकी होगी 2। ये वाली हो जाएगी विषम और ये वाली हो जाएगी आपकी सम, ठीक है। तो सम के बारे में पूछे तो ये होगी और विषम के बारे में पूछे तो ये होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे में पूर्ण प्राकृतिक संख्या। कौन सी बात करते हैं, पूर्ण प्राकृतिक संख्या। तो पूर्ण प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, तो पूर्ण प्राकृतिक संख्या जिन प्राकृतिक संख्या में हम 0 को शामिल कर लेते हैं उन्हें पूर्ण प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अर्थात 0 1 2 3 4 ऐसे करके हमारे इनफाइनाइट तक। तो इसमें शून्य कैसे हो गया, तो हम ये कहेंगे शून्य एक पूर्ण प्राकृतिक संख्या है। शून्य एक कैसा संख्या है, पूर्ण प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। ये चीज आप सही से समझिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे किस चीज के बारे में बात करते हैं, पूर्णांक के बारे में बात करेंगे कि पूर्णांक क्या हो सकते हैं। तो पूर्णांक संख्या कौन कौन सी है, तो पूर्णांक संख्या के बारे में यही चीज बात करेंगे कि 0 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 ऐसे डॉट 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 करके अनंत तक, और इधर चलेंगे तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 ऐसे डॉट डॉट अनंत तक। ये संख्याएं आपको संख्या रेखा पर देखने को मिलती है, जिसमें आपको प्लस से धनात्मक संख्या है और ये ऋणात्मक संख्या। अगर हम इनकी बात करते हैं तो इन संख्याओं को हम बोलते क्या, धनात्मक संख्याएं, यानी धनात्मक पूर्णांक हो जाएगी, धनात्मक पूर्णांक। और अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये कौन सी हो जाएंगी आपकी, ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये हमारी हो जाएगी ऋणात्मक पूर्णांक। और बाकी आप इसके बारे में जानते हैं, ये कौन हमारे पास, शून्य पूर्णांक, ठीक है। ये तो हमारे पास हो जाएगा शून्य पूर्णांक। अब हम चलते हैं अपने भाज्य के बारे में। भाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए, अगर हम भाज्य संख्याओं के बारे में बात करते हैं तो भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, देखिए भाज्य संख्या की बात करेंगे तो भाज्य संख्या वे हैं जो स्वयं से विभाजित होती है, वो वही संख्या जो एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है, क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। जैसे आपकी भाज्य संख्या 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 9 हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 12 हो जाएगी, ऐसे करके भाज्य संख्या हो जाएगी। अब अगर इसे पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगी, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करते हैं तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारे पास कौन हो जाएगी, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अभाज्य संख्या की, तो अभाज्य संख्या कौन होगी, तो अभाज्य संख्या हमारे पास हो जाएगी, अभाज्य संख्या कौन हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 11 हो जाएगी, 13 हो जाएगी, ऐसे करके ये हमारी क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। अगर आप इसमें पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप बताइएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास 2 हो जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अगली परिमेय संख्या के बारे में, तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, वह संख्या जिसे p बटे q के रूप में, p बटे q के रूप में लिख सके, जहां q डज नॉट क्या हो, 0, ठीक है। अब अगर आप इनको एग्जांपल में समझें कि जैसे एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं, तो जैसे एग्जांपल आप 0 बटे 1, 1 बटे 2, माइनस 2 बटे 3, 0.76, 0.7777 ऐसे करके आपको रिपीटिंग जो अंक है वो भी एक परिमेय संख्या के रूप में हो सकती है, ठीक है। कुछ ऐसे संख्या मिलती है तो आप लोग को देखिएगा। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन कौन सी हो सकती है, तो अपरिमेय संख्या
वह संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सके, ठीक है। अगर आप इनको नहीं लिख सकते, अच्छा हाँ ये भी चीज आप देखना कि कुछ परिमेय संख्या ऐसे भी आ जाए करड़ी के अंदर √25, तो ये एक परिमेय संख्या क्योंकि इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, ठीक है। और अगर कुछ संख्या ऐसी भी हो, ये ऐसे 125 और इसके ऊपर घनमूल चढ़ा हो, तो ये भी एक प्रकार की कैसी संख्या है, परिमेय संख्या के रूप में, ठीक है। तो यहां पर लिख लीजिएगा जहां q बराबर 0 हो, ठीक है। यहाँ q डज नॉट 0 हो, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। जैसे आप उनको कह सकते हो कि जैसे में 1/0, यहाँ 0/1 है और यहाँ 1/0 है। और हम बात करते हैं √5, √7 और 0.20, 200 और 200, ऐसे करके हमारी संख्या हो सकती है। और एक सबसे प्रचलित हमारा एक उदाहरण पाई, ठीक है। तो पाई भी एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या के रूप में गिना जाएगा। अच्छा एक यहाँ पर आप नोट डाल के लिख लीजिएगा, क्या लिख लेंगे कि एक संख्या, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी आपको एक संख्या नहीं देखने को मिलेगी भाज्य और अभाज्य में, तो एक ना तो भाज्य है और ना तो अभाज्य, तो एक संख्या ना तो भाज्य है और ना तो अभाज्य के रूप में गिनी जाती है, ठीक है। बाकी एक को छोड़ करके 2 हो या 4 हो, वो अलग अलग संख्याओं में काउंट हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फार्मूले थे जिनसे संबंधित हमको सीखना था और कक्षा 9 में इन चीजों को हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब जो हमारे नए अध्याय से संबंधित है उनके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। देखिए अगर हम इनको समझेंगे तो आपका जो चैप्टर है संख्या पद्धति से संबंधित, संख्या पद्धति में आपको एक प्रमेय मिलेगी, कौन सी, यूक्लिड की प्रमेय। तो आपको यूक्लिड प्रमेय पढ़ाने को, जिसमें आपने पिछले सेशन में सीखा होगा लासा मासा से संबंधित। अब लासा मासा आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे भाग विधि से, तो भाग विधि के माध्यम से पढ़े होंगे और यहाँ पर आपको उसी माध्यम का यूज करना है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं यूक्लिड विभाजन। क्या समझते हैं, यूक्लिड विभाजन। तो यूक्लिड विभाजन क्या है, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम यूक्लिड विभाजन की बात करते हैं तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम संख्याओं को, चाहे वो अंकगणित वाली हो और चाहे बीजगणित वाली हो, इन संख्याओं को हम भाजन विधि द्वारा करते हैं। अब भाजन विधि द्वारा कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। माना दो धनात्मक पूर्णांक a तथा दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b है, जहां a b से क्या है, बड़ा है। हमने a को b से क्या मान लिखा है, बड़ा मान रखा है। जब कोई संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी होती है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से क्या करते हैं, भाग दिलाते हैं। तो छोटी संख्या यहाँ पर क्या है, b। तो जब हम b से भाग दिलाएंगे किसमें, a में, जैसे ही हम b से भाग दिलाएंगे तो b का भाग हम a में देंगे तो कोई भागफल आएगा। अब यहाँ पर जो भागफल आएगा तो उसको हमने क्या मान लिया, q, और जो शेष फल आएगा उस शेष फल को हमने क्या मान रखा है, r। यहां पर अगर आपको मन है कोई दूसरे शब्द मानने की या दूसरे अंक मानने की तो आप मान सकते हो। यहाँ a है तो आप p मान सकते हो, b है तो q मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन यहाँ पर चेंज हो गया। हमने एक अज्ञात राशि ली, वो भी कौन सी है, धनात्मक पूर्णांक, और a और b के रूप में, यानी धन से संख्या है, तो एक धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, लेकिन हमने दोनों धनात्मक पूर्णांक ही ले रखे हैं। और हमने यहाँ पर एक कंडीशन दे दी है कि a है b से क्या, बड़ा। तो इस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि ये जो है हमारा, ये क्या है, भागफल है। इसके बारे में आप अच्छे से पहचानते होंगे। और ये हमारा क्या है, भाज्य है, ये भाजक है। ये क्या आपका भाजक है
और ये क्या है आपका भाज्य, और ये क्या है आपका शेषफल। ठीक है, इनके बारे में आप जानकारी रखते होंगे। तो इस आधार पर अगर हम देखें कि फार्मूला हमें निकल के आएगा, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या हो जाएगा शेष। ये आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो इस आधार पर अगर हम वैल्यू को रखना शुरू करें, भाज्य हमारे पास कितना a, भाजक हमारे पास कितना b, भागफल हमने कितना निकाला q, और शेषफल कितना है हमारे पास r। ये एक यूक्लिड विभाजन का समीकरण बन गया। कहीं भी आपको यूज करना है तो इस समीकरण का यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो हमारे पास है a बराबर बी क्यू प्लस का r, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो r है, यानी जो हमारा शेषफल है, वह b से कंपेयर कराया जाएगा कि जो शेषफल आपका वो b से कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर शेषफल आने की कंडीशन क्या हो सकती है, ये तो शेषफल कुछ बचेगा ही नहीं, और ये तो फिर शेषफल अगर बचेगा तो वो भाजक से क्या रहेगा, सदैव छोटा ही रहेगा। अगर वो बड़ा है तो यानी भाग जा सकता है। तो एक कंडीशन हो सकती है कि हमारा जो r है वो किसके बराबर हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, या फिर 0 से बड़ा हो सकता है ना। ये तो आपको कंडीशन ये देखनी है कि तो r का मान यानी शेषफल आपका क्या हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। 0 से छोटा तो हो नहीं सकता कि वो माइनस में हो सकते। ठीक है, यानी 0 के बराबर हो सकते हैं, 0 से बड़ा हो सकता है। लेकिन जो b है वो b की कंडीशन क्या है, b की कंडीशन कभी 0 हो नहीं सकती है, पहली बात तो आप ये चीज याद रखना है। और b की कंडीशन सदैव 0 से क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। b की कंडीशन 0 से सदैव क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। तो अगर इन दोनों को मिलाकर बात करें, दोनों को मिलाकर के क्या कह सकते हैं कि जो r है वह 0 से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। ऐसे लिखिए, जो r है वो 0 से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है। यानी जो r है वो 0 से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है, परंतु हमेशा b से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ऐसा तो नहीं कि वो बराबर हो सकता है, और अगर बराबर हो गया तो भाग जा सकता है, अगर बराबर नहीं है तो फिर भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब वो छोटा होगा। यानी b हमेशा r से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो आप ये कंडीशन याद रखिएगा, क्योंकि ये कंडीशन सीधे सीधे पूछ लेता है। दे दिया जाता है कि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b हैं, जिसमें a बड़ा है b से, उस आधार पर आप ये कंडीशन बताओ। तो ये कंडीशन ये कहलाती है कि शेषफल 0 से बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, परंतु अपने भाजक से सदैव क्या रहेगा, छोटा रहेगा। अब एक एग्जांपल लेकर के आपको इस चीज की गणना करते हैं। देखिए, गणना करने का मतलब आपको प्रारूप देते हैं कैसे हो सकता है। देखिए, अगर हम इसकी बात करें कि हमारे पास दो संख्याएं, दो संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं, तो दो संख्या हमारे पास हो सकती हैं, दो संख्या कौन कौन सी हो सकती है, एक 4 हो सकती है और एक 5। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो 5 है वो बड़ा है किससे, 4 से। तो 4 का भाग हम देंगे किसमें, 5 में। तो 4 एक ना 4, यहाँ पर कितना है, शेषफल 1। अब जो 1 है इससे आप कंपेयर करिएगा, 1 है जो 0 से क्या है, बड़ा हो सकता है, यानी शेषफल जो आपका जो r बचा है वो 1 से क्या, 0 से क्या है, बड़ा है, और अपने भाजक से क्या है, छोटा है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हम इस आधार पर ये हो सकता है कि r 0 से बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, परंतु अपने भाजक से क्या रह सकता है, छोटा रह सकता है। तो आप इसको याद रखिए। ये हमारे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, इसको कभी कभी प्रमेयिका के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप चीज याद रखिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, और ये आप सूत्र याद रखिएगा कि भाज्य बराबर का होता है भाज्य पूरे भागफल प्लस शेषफल। अब हम जो भी पढ़ रहे हैं आगे वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये समझाती है कि दिए गई संख्याओं में आपको लासा निकालना रहता है। क्या निकालना रहता है, लासा निकालना रहता है। तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं और फिर हम इसके बाद इन सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे। अगर आज हमारे पास समय बचता है तो हम एक दो क्वेश्चन उदाहरण
उदाहरण के देख लेंगे, ठीक है। चलिए क्या समझेंगे यहाँ पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, तो इस विधि से दिए गए संख्याओं का दिए गए संख्या का लासा संख्या का मासा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मासा ज्ञात किया जाता है। क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखें। अगर हम एल्गोरिथम का बात करते हैं तो इन संख्याओं के माध्यम से हम मासा ज्ञात करते हैं। तो ये जो विधि है, अगर हम कोई एक एग्जांपल ले लें, एग्जांपल के माध्यम से हल करने की कोशिश करें, तो हमारे पास एक 12 है और एक हमारे पास 8। ठीक, इन दोनों संख्याओं को आपको क्या निकालना है, मासा। और किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए हम यहाँ पर 12 जो है वो 8 से क्या है, बड़ी, तो हम क्या करेंगे, 8 का भाग 12 में देंगे। और जैसे 8 का भाग हमने 12 में दिया तो 8 × 9 8, यहाँ कितना है हमारे पास, शेष पर 4। यहाँ पर हम ये काम करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है, ये कहती है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, शेष। ठीक, तो यानी भाज्य हमारे पास यहाँ कितना है, तो स्टेप जो हमारे पास फर्स्ट आया है वो स्टेप फर्स्ट कितना है हमारे पास, भाज्य कितना हमारे पास 12 बराबर भाजक कितना हमारे पास 8, भागफल कितना हमारे पास 1 और शेषफल कितना हमारे पास है 4। क्या शेषफल यहाँ पर हमारे पास 0 आया, तो शेषफल 0 नहीं है। जब शेषफल 0 नहीं है तो हम अगले स्टेप में बढ़ जाएंगे। अगले स्टेप में जो है वो हमारे पास शेषफल कितना बचा 4। अब 4 का भाग जो देंगे वो कितने में देंगे, 8। 4 का भाग 4 का भाग करो, 8 से ज्यादा 4 गुना 8। हमारे पास जो शेषफल बचा वो कितना बचा 2। तो स्टेप सेकंड में हम क्या लिखेंगे, स्टेप जो सेकंड आया है वो भाज्य कितना हमारे पास 8 है, भाजक कितना हमारे पास 4 है, भागफल कितना हमारे पास 2 है और शेषफल कितना हमारे पास 0। यानी r का मान यहाँ क्या हुआ 0 और यहाँ r का मान 0 नहीं हुआ। तो अतः हम इनमें कह सकते अतः